बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, 24 न्यूज़ पर ये जो हम शो आपके सामने लेकर आते हैं, रोज़ कोई ऐसी बात, कोई ऐसी मुलाकात किसी से आपकी करवाते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई डिफरेंट जो है रास्ता हमें देखने को मिलता है। और हम देखिए, जब तक कि हमें कोई रास्ता दिखाएगा नहीं, हम मंजिल तक पहुँचेंगे नहीं। और सिंपल सी बात है कि रास्ता एक तो दिखाने वाला इंसान सही होना चाहिए, बताने वाला इंसान सही होना चाहिए, और ख़ुद वो इंसान जिसने उस रास्ते पे सफ़र किया हो ना, वो उसकी तो क्या ही बात है, फिर आपके लिए फिर वो रास्ता आसान हो जाता है। मगर हमारे वहाँ दो तरीके के लोग मिलते हैं। एक वो कि जिससे आप रास्ता पूछें, वो कहता है यार जाना तो हमें उल्टे हाथ था, मगर वो उल्टे हाथ पे जाके कामयाबी हासिल कर चुका है, बड़ा ग्रूम है, रास्ता उसने देखा है, खड्डे उसने देखे रास्ते में, कितने कितने हर्डल, सब कुछ ठीक है, कितनी तंग गलियाँ, मगर उसके बावजूद जब वो उससे पूछेगा ना, तो उसको जानबूझ के बोलेगा यार तू इधर जा, उसके बाद तू उधर जा, फिर उसके बाद तू फिर खब्बे हो जा, फिर सज्जे हो जा, कभी सही रास्ता नहीं बताएगा। ये हमारी खसलत भी है, पता नहीं क्यों, जबकि हमें तो ये हुक्म दिया गया है, हमें बताया गया है, ये हमें सिखाया गया है कि जब आप कोई मंजिल हासिल कर लें तो उसके बाद अपने ही किसी माड़े बंदे की जो है ना मदद करें, उसको भी रास्ता दिखाएं, उसको भी समझाएं। मगर हम ऐसा नहीं करते। जो हम अपने लिए देखते हैं, अपने लिए पसंद करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, सामने वाले के लिए नहीं करते, बल्कि इनसिक्योर हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं यार कि अगर इसको मैंने अपनी मंजिल बता दी, मैंने तो इतनी मुश्किल से तय की थी, ये तो ऐसे आसानी से जो है रास्ता तय कर लेगा, ये तो सब कुछ हासिल कर लेगा, ये जो मुझे इतना रगड़े लग के मैंने ये सब कुछ हासिल किया, ये तो ऐसे अचीव कर लेगा। वाह! तो जब आप मंजिल बताते हैं ना, तो लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। मानिए, वो लोग बड़े अजीम होते हैं जो ज़िंदगियों की चेंजेस के लिए एक बड़ा मुकाम रखते हैं, नाम अपना बनाते हैं। मगर नहीं, हमारे पास ऐसे बहुत चंद लोग हैं, बहुत गिनतियों में अगर आप ढूंढें तो। उनमें से एक पर्सनालिटी आज हमारे पास है जिनको हमने ख़ास तौर पे मदऊ किया है, कासिम अली शाह साहब, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मैं भी उनके काफ़ी जो है ना बयान जो है वो सुनती हूँ, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, किताबों के मुसन्निफ़ हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं। कुछ लोगों को समझाने के लिए ना कोई ऐसे अपनी बातों में ऐसा दम होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को सिर्फ सुने नहीं, उसके ऊपर अमल भी करे। तो इनके पास लाइफ गोल चेंजेस के ऐसे प्रैक्टिकल ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, जिससे उन्होंने बहुत से लोगों को जो है ना चेंज किया है, लोगों को बताया है, लोगों की ज़िंदगियों में एक गोल सेट किया है। कई नाकाम लोगों को, कई मायूस लोगों को जो है इन्होंने कामयाबी की सीढ़ी जो है वो चढ़वाई हैं, तो सक्सेस का रास्ता बताया। बस मैंने आपको ये पूरा शो आज इसीलिए समझाया कि देखें, जो आपके पास है अगर सामने वाला हासिल कर ले आपके इल्म से, आपकी नॉलेज से, तो यही हमें बताया गया, यही हमारा करने को हुक्म है। कासिम अली शाह साहब से आज हम पता है क्या बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपनी सलाहियतें कैसे पहचानें। क्या बात है, और क्या एलैबोरेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है कासिम साहब? बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास ही, अल्लाह का बड़ा बड़ा करम। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दो बातों की वजह से। एक तो मैं आपको रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ जी, जज़ाकल्लाह, और बड़ी खामोशी से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने संभाल के रखा हुआ था फ़िज़ा कि मैं आज के दिन फ़ीडबैक दूंगा। अरे वाह! यानी ये क्या फ़ीडबैक कि सिर्फ आपको दिया, मैं एलानिया क्यों ना फ़ीडबैक दूँ। मेरा ये ख्याल है कि इस अंदाज़ का और इस तरह से कंडक्ट करने वाला हमारे पास कोई मॉर्निंग शो नहीं। मैं आलमोस्ट सबका ही हिस्सा रहा हूँ मॉर्निंग शोज़ में, लेकिन जिस कमाल अंदाज से फ़िज़ा आप कर रही हैं, वाह, थैंक यू सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, सर, आपने तो आज मेरा डे बना दिया। गेस्ट, मैं रियली बताऊं, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। और मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं इस प्रोग्राम में मैं बाई चॉइस आया हूँ। ये मैंने रिक्वेस्ट की आपकी टीम को कि मैं आना चाहता हूँ जहाँ पर हमारे इतने दोस्त, इतने मोहब्बत करने वाले सारे मौजूद हैं, और मैं रेगुलर भी फॉलो कर रहा हूँ फ़िज़ा को, तो मुझे मौका दिया जाए कि मैं भी आके बात करूँ। कासिम साहब, आपने आपको ये ब्रेक के पहले की जो बात थी वो ये थी कि जैसे ही मैंने इनको देखा तो मैंने सबसे पहले इनको यही कहा कि आप जैसे इंसान जो है अगर हमारे हर वीक का हिस्सा बनेंगे, तो मैंने कहा मुझे लगता है कितने लोगों को गाइडेंस मिलेगी, आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपकी वजह से लोगों ने अपने रास्ते बदल दिए। ऑनर जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है ना जी, इस पे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ज़िंदगी लगाई, मेरी अपनी कहानी, अपनी तलाश की कहानी। मेरी किताब का सिर्फ नाम अपनी तलाश नहीं है। हाँ। ये मेरी किताब है जी, अपनी तलाश है मेरी। हाँ। इस सीरीज़ पे मेरी तकरीबन 10 किताबें। अच्छा। और ये सारी किताबों के पीछे भी कहानी। वाह। तो जो अपनी तलाश है, शायद उसकी 84 एडिशंस जा चुके, बड़ी तादाद है पाकिस्तान में 84 एडिशंस किसी किताब के। अपनी तलाश का मेरा सफ़र जो है वो सब तालिब इल्मों की तरह, सबकी तरह
ट्रेंड्स को फॉलो करते यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का है। हाँ। और वो ट्रेंड्स क्या हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। हाँ। तो आज से 25 साल पहले मैं मेरिट पे आया और मैंने इंजीनियरिंग शुरू की यूईटी से। मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। अच्छा। और मेरा 3rd ईयर था। हाँ। अच्छा, एक बड़ा अल्लाह का मेरे पे करम है कि मैं इंसान हूँ, कमज़ोरी हैं, कोताही हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने साथ झूठा नहीं होता। मैं इस गिल्ट के साथ नहीं सो सकता कि मैंने अपने साथ झूठ बोला। अच्छा। तो सच ये था कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा था वो सारा बुकिश था, रट्टे लगवाए जा रहे थे। और पढ़ाने वाले भी, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अपने सब टीचर्स का, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी थी जिन्होंने इंडस्ट्री भी नहीं देखी थी। अच्छा। एक बड़ी तादाद ऐसी थी जिनका एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ही नहीं था। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की डिग्री एक प्रोफेशनल डिग्री काउंट होती है। और केमिकल इंजीनियरिंग कोई आसान इंजीनियरिंग भी नहीं। और आज से 25 साल पीछे जाइए तो नया नया एंट्री टेस्ट आया था, हम क्वालिफाई किए बाय चॉइस, मतलब मैं केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ गया। मेरा मेरिट जो था वो इससे ऊपर आ रहा था, लेकिन मैंने चूज़ किया कि मैंने केमिकल इंजीनियर बनना है। अच्छा। पहले साल में अल्लाह का शुक्र है रट्टे लगाए, दूसरे साल भी रट्टे लगाए, तीसरे साल मैंने अपने आप से सवाल किया। हाँ। और ये सवाल बिल्कुल ऐसी सवाल था, मेरा ताल्लुक गुजरात से है, मेरी अच्छा, बर्थ, गुजरात हाँ से। जी, गुजरात से, अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल की मेरी बर्थ। हाँ। फिर हम बचपन में सेटल हो गए थे लाहौर में, ठीक। बल्कि मेरे बड़े बूढ़े सेटल हो गए थे, फिर मैं लाहौर आ चुका था। हाँ। तो बर्थ मेरी गुजरात की। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़े बचपन में परमिशन दे दी कि ट्रैवल खुद करना कर लो। 6ठी क्लास में मैं कॉलेज से, स्कूल से सॉरी, मैं घर आता था, बस्ता रखता था, गांव जाना होता था तो 120 किलोमीटर मेरा गांव था। जीटीएस की बसें होती थी। हाँ। और मैं उसमें बैठ के गांव चला जाता। अच्छा। फिर एक दफ़ा मैं ट्रैवल कर रहा, मैं अपनी स्टोरी की तरफ आऊँगा। हाँ। तो पहला जो आता था ना शाहदरा के बाद जगह, उसको कहते हैं काला शाह काकू। काला शाह काकू। तो मेरे साथ एक बाबा जी बैठे हुए थे। तो बाबा जी ने बड़ी मासूमियत से मुझे पूछा कि पुत्र ए गड्डी मुल्तान जाती पई है? मैंने कहा नहीं बाबा जी, ये गुजरात जा रही है। हाँ। यानी इसका रुख 180 बिल्कुल मुख्तलिफ है ना, मुल्तान किसी और तरफ है। और तो कहते हैं अच्छा ए मुल्तान, मैं समझ गया कि बाबा जी गलत बस में। अच्छा। तो मैंने कहा बाबा जी मैं रोकूं बस को? कहते ना 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 पुत्र, लोकी की कहन दे, चुप कर जा। हाँ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बाबा कैसा बाबा है, गलत बस में बैठा है। हाँ। इसे पता लग गया। हाँ। और हम बस को रोक सकते हैं। इसने कहा नहीं 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 नहीं, रोकना नहीं है। तो थोड़ा सा बस आगे गई तो अगला जो स्टॉप था उसको कहते हैं एमनाबाद मोड़। अच्छा। ठीक है जी, चंद किले से पहले आता है गुजरात। हाँ। मुझे फिर ख्याल आया तो बाबा जी की तरफ देखा तो फिर मासूमी से कहते पुत्र मुल्तान नहीं जानी। मैं कहा जी गुजरात जानी जे बस, आप गलत बस में बैठ गए, मैं रोकूं? हाँ। कहते ना ना लोकी की कहन दे। अच्छा, लोगों की उसके बाद गखड़ आ गया, वजीराबाद आ गया और गुजरात आ गया। हाँ। वो बाबा जो था वो गलत जगह पे उतरा। हाँ। मेरे सामने इतनी जुर्रत उसमें नहीं थी कि वो कहता कि मुझे उतार दो, मैं गलत बस में हूँ। यही हम जिंदगी के साथ करते हैं। तो 3rd ईयर में मैंने एकदम से कहना शुरू कर दिया रोको 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 रोको। अच्छा। ठीक है जी। आप पता नहीं आपके प्रोग्राम में कोई अदबी लतीफ़ा जायज़ है कि नहीं है? नहीं तो मैं सुना सकता हूँ आपको, क्योंकि रोको रोको से मुझे लतीफ़ा याद आ गया। एक दफ़ा जो शायर थे ना, मेरी गाड़ी की जो कह लीजिए, मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं गाड़ी को अपनी यूनिवर्सिटी कहता हूँ, क्योंकि सब कुछ ही पढ़ा है ना उसमें। कह लीजिए किताबें भी हैं उसमें, पॉडकास्ट का मटेरियल भी है, ब्लूटूथ भी, हर चीज़ पड़ी हुई है जो कुछ मैंने सुनना। तो एक अदबी लतीफ़ों की मजाक की किताब भी मेरी गाड़ी में पड़ी रहती है। अच्छा। अभी भी है। हाँ। तो मैं कल एक लतीफ़ा पढ़ रहा था, वो लतीफ़ा ये था कि एक मुशायरा था फैसलाबाद में। हाँ। और ये सुनने वालों को बताऊं, मैं भूलता नहीं मैंने बात कहाँ से शुरू की है, तो आपको लगेगा कि मैं निकल गया हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ। तो वो मुशायरे में सारे हमारे बड़े शोरा वो फैसलाबाद जा रहे थे। अच्छा। पुराना रास्ता होता था। तो बस चली तो मुनीर न्याजी साहब को हाजत पेश आ गई। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा रोको रोको रोको। हाँ। और वो उतरे और सामने फसलें थीं। तो फसलों में कॉमन सी बात है, पुराने लोग ऐसे ही करते थे। हाँ। वो आए तो हाथ में गाजर पकड़ी हुई थी। अच्छा। वो खाते खाते कच्ची गाजर उतार के ले आए और बस फिर चल पड़ी। तो थोड़ा सा वो आगे गई, वो सारी शायर बैठे हुए थे। तो फिर थोड़ा सा आगे गई तो कहते ना रोको रोको रोको, दोबारा रुकवाई तो कहते यार मेरा मसाना कमजोर है, मुझे जरा हाजत पेश आ गई है। अच्छा। वो फिर चले गए। वापस आए तो हाथ में अब गाजर नहीं मूली पकड़ी हुई। अच्छा। और वापस वो खाते खाते फिर चल पड़ी। तो फिर दोबारा थोड़ी देर बाद कहते रोको रोको रोको। तो गए तो गोंगलू पकड़ा हुआ। अच्छा। तो कहते हैं बैठने के बाद यार फैसलाबाद कितना को दूर है? तो एक शायर बोला ए 15 दफा रोको रोको करोगे तो आ जाएगा। तो गुजारिश ये है कि हमारा पूरी जिंदगी में ये रोको रोको की जरूरत नहीं होती हमें। तो मैंने रोको रोको कर दिया। 3rd ईयर में यूईटी मेरिट पे आया बच्चा। अब इतनी बातें बनती हैं, फैमिली प्रेशर, अब्बा जी कहते हैं हमारी हिस्ट्री में कोई इंजीनियर कोई नहीं। हाँ। और बड़ी मुश्किल से एक बच्चा है जो मेरिट पे लाइक बच्चा एफएससी करके एंटी टेस्ट क्लियर करके यूईटी पे रोको 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 कर रहा है। हाँ। तो मैंने अब फील्ड चेंज कर ली।
अच्छा, जब मैंने फील्ड चेंज की तो अल्टीमेट इस मुल्क में उस टाइम पे मुझे आज भी याद है, नहीं फील्ड चेंज की क्या किया? मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। इंजीनियरिंग छोड़ी, मैंने डिग्री छोड़ दी ना जी। अच्छा, डिग्री छोड़ी मैंने, फिर कुछ चूज नहीं किया, कुछ और आगे कोई और? मैं बताता हूँ, मैंने डिग्री छोड़ी। मैंने प्रॉपर वो सब्जेक्ट्स चूज किए जिनके लिए मैं बना था। अब वो सब्जेक्ट्स क्या थे? वो थे एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और लिटरेचर। इधर आए। ये बड़ी जुर्रत की बात होती है। हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है जी, साइंस स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका लिटरेचर से क्या ताल्लुक। आज फिजा जो हमने बात करनी है उसमें एक नुक्ता है क्या? जो 5वें नंबर पे 4 बाद में बताऊंगा। वो नुक्ता ये है कि जिस काम का पैशन आप में होता है नेचर की तरफ से, उसके इल्म को ना चाहते आप इकट्ठा करते हैं। आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आम लोगों से बहुत ज्यादा होती है। जो म्यूजिक लवर है ना, उसको दुनिया के सारे म्यूजिक का पता है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मुझे पता है कि टॉनी रॉबिन्स ने अमेरिका के कितने प्रेसिडेंट्स को ट्रेंड किया। मुझे दुनिया के टॉप 15 मोटिवेशनल स्पीकर्स की कहानियां याद है। मुझे अगर लिटरेचर पसंद है तो मुझे कितने लिटरेरी लोगों की जिंदगी के कितने वाकयात जुबानी याद है। मजनू को लैला के गली के कुत्तों के नाम जुबानी याद होते हैं, अरे वाह, उस इश्क की वजह से। तो मेरी लाइब्रेरी में अगर आज 6,500 किताब है, उसमें से एक किताब भी इंजीनियरिंग की नहीं है। क्या बात है। एक किताब भी प्लान डिजाइन की सर नहीं। एक ब्रेक लेंगे आपकी इस नो की बात पे और रोको 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 की बात पे। मुझे बड़ा अब अच्छा आप लगा। कह रही हैं, हाँ, रोको 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 मुझे भी कहना पड़ा। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात बोली कि मजनू को जो है ना लैला के गली के सारे कुत्तों का नाम पता है। हम अपनी पोजीशन वो बना लेते हैं कि हम जो है ना, जो ना चाहते हुए जो काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट कोई नहीं होता, जिसमें हम फोकस नहीं कर रहे होते, हम रट्टाफिकेशन करके वो फील्ड ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें हमारे पेरेंट्स की या किसी के पुरखों के ख्वाब होते हैं, जिसको आगे लेके जाना होता है, लेगेसी चीज़ें, काम, बिजनेस। मगर अपनी एक प्रायोरिटी, अपनी चीज़ें जो इंटरेस्ट होता है वो मर जाता है। फिर होता ये कि आप वो बनते हैं कि आपको गली का कुत्ता नहीं जानता। एक ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मधु हैं और आज हमें बता रहे हैं कि हम अपनी सलाहियत किस तरीके से पहचान सकते हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो कामयाब लोग होते हैं उनकी जो खुसूसियात होती है, उनमें कौन सी ऐसी बात अहम होती है? अच्छा देखिए फिजा, दुनिया का हर कामयाब बंदा अल्लाह उस पर ये करम कर देता है कि वो खुद को जानने लग पड़ता है। ये जो जुमला है ना, इसको हदीस कहा जाता है, हज़रत अली से भी मंसूब किया जाता है कि जिसने खुद को जाना उसने खुदा को जाना। मेरी जो कम अज़ कम एक रिसर्च है थोड़ी सी, ये ना हदीस है ना हज़रत अली की सेइंग है, ये किसी सूफ़ी का कौल है। अच्छा। और है बड़ा ताकतवर कौल। यानी इसमें बड़ा एक मैसेज है कि जिसने खुद को जाना उसने खुदा को जाना। अब मैं आपके साथ ना कुछ डाटा शेयर करना चाहूँगा, ऐसा डाटा जो फिर मैं कहूँगा कि प्रोग्राम की हमेशा ये पहचान रहेगा। डाटा इंसानों को जब भी जाना परखा गया ना, तो ये जो पिछली सदी है 100 साल, इसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ। सबसे बड़ा जो काम है वो कॉल योंग ने किया। ये एक माहिर नफ्सियात था और ये वही दौर है जो सेगमेंट फ्राइड का दौर है। एक पूरी कंट्रोवर्सी, इन दोनों का एक क्लैश था, इसको मुल्क बदर कर दिया गया, फिर किसी और मुल्क में जाके इसने अपना काम किया। और आज दुनिया में जो इसकी थ्योरी है, जिसको MBTI कहते हैं, इस थ्योरी का नाम है MBTI। अच्छा। और ये MBTI की थ्योरी, उसके मुताबिक दुनिया में जितने इंसान हैं, 7 अरब जो इंसान है, इनकी टोटल जो इकसाम है वो 16 है। यानी हम 16 में से हमारी एक किस्म है। अच्छा। हम 16 से बाहर नहीं हो सकते। जैसे आप मुझसे पूछ सकती हैं कि शाह साहब मेरी कौन सी टाइप है। हाँ। तो अगले 5 मिनट के बाद मैं आपको इसी प्रोग्राम में आपकी टाइप भी बता दूंगा, क्योंकि मेरी इस पे 7 किताबें और वो हैदराबाद इंडिया से प्रिंट हुई हैं MBTI पे। हाँ। पूरे पाकिस्तान में MBTI के सिर्फ 2 एक्सपर्ट्स हैं। एक मेरे उस्ताद मोहतरम है डॉक्टर कमर साहब, जिनसे मैंने सीखा, वो सेटल हो गए दुबई, और दूसरे हम उनके शागिर्द हैं। कुछ शागिर्दों में से एक मैं भी शागिर्द हूं। फिर आपने मुझे बताना है, मैंने आपको टाइप बतानी है। हाँ। अच्छा, अब जो 16 टाइप्स हैं, ये 16 तरह के लोग, कुदरत ने इनको ऐसा बनाया। अच्छा। हम ये जो हमारे रिलेशनशिप के क्लैश होते हैं ना, ये भी टाइप के क्लैश होते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये टाइप के क्लैश होते हैं। कुछ लोग, एक टाइप का बंदा इस टाइप के बंदे के साथ अगर उसकी शादी हो जाए तो दोनों पागल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये अब ये टाइप नेचर है हमारी, ये वो नेचर है। आप इस तरह कह लीजिए कि एक डाई होती है ना, जिससे कुछ बनता है। ईंटों के भट्टे से पहले मिट्टी गूंदी जाती है, फिर एक डाई होती है, फिर एक सांचा जो है वो उसको बनाता है। फिर इस तरह घर में बच्चे क्ले के साथ खेलते हैं। हाँ। तो वो क्ले से कोई डक बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ निंजा टर्टल बनाता है, कोई एरो बनाता है, कोई स्पून बनाता है, उस एक बॉक्स के जरिए, जिसको हम कह रहे हैं डाई। अच्छा। वो जो बॉक्स है जिससे प्रेस करते हैं और कोई चीज बन जाती है। हाँ। नेचर के, कुदरत की तरफ से जो टोटल सांचे हैं हमारे, वो 16 है। कोई 17 नहीं है जी। अच्छा। अल्लाह की शान है। और जो लेटेस्ट डाटा है
वो ये भी बता देता है कि अगर कासिम अली शाह की टाइप ENFJ है, मेरी जो टाइप है 16 में से ENFJ है, हाँ। ये लोग बोर्न टीचर होते हैं, पैदाइशी टीचर होते हैं। हाँ। मेरे बचपन के वाक़ये मुझे याद है, मैं शर्मीला बहुत था लेकिन था एक्सट्रोवर्ट। हाँ। तो मैंने जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ये वाक़ये को तारीख़ इस्लाम में से 2 क्लास में पढ़ा, इस्लामियत पढ़ाते थे, दीनियात होती थी, तो अम्मा को सुनाया। तो मैं अम्मा को सुना रहा था ना फिज़ा, तो अम्मा रोने लग पड़ी। मैंने कहा अम्मा क्या हुआ? अम्मा कहती पुत्र मनु इंज लग रहा है मेरे सामने वाक़या है। 2 क्लास का बच्चा, वो जो बोर्न टीचर है ना, वो कुछ भी समझाएगा ना, तो मुझे तो मेरी बेगम एक दिन कहने लगी बस करो कारा के टीचर ना बढ़िया करो। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल न्यूट्रल करके खामद बनने की फिर कोशिश करने की। अच्छा। अब मैं अपना वो जो लिबादा है, हाँ, या मेरा वो जो नेचर है, उसको मैं घर के बाहर कुंडी पे टांग के अंदर आता हूँ, हाँ, कि यार मैं हस्बैंड हूँ और मैं बच्चों का बाप हूँ। सर आपने एक बात यहाँ पे ये भी आज हमें बता दी है कि जो आप टाइप्स हमें बता रहे हैं, जो कि 16 टाइप्स होती हैं, इनमें अगर 2 लोगों का मिसमैच हो जाता है और कोई अगर सेम टाइप के हों तो आपने का कोलैप्स कर जाते हैं, कुछ इस तरह का टाइप फिर गुजारा हो जाता है। अच्छा, सेम टाइप, कुछ टाइप का क्लैश है। अच्छा, कुछ टाइप अलग से सब्जेक्ट है। मैं टाइप्स क्योंकि 5 मिनट गुजर चुके हैं तो फिजा इसके ऊपर भी जो है ना मुझे लगता है आपके साथ शो करना पड़ेगा। सवाल सबसे पहले करें मेरी टाइप तो बताएं, क्योंकि मेरे बारे में कहा जाता है मैं डॉलर्स में चार्ज करता हूँ। अच्छा। जो मेंटोगा दुनिया की बेल्जियम की वेबसाइट है मेरी, उस पे जो सर्विसेज अवेलेबल है, उस पे जो टाइम किसी को किसी दिन मिल जाता है, क्योंकि वर्कलोड मेरा बड़ा ज्यादा होता है, तो मैं 5 मिनट के अंदर टाइप बता देता हूँ। आपकी जो टाइप है ना, वो आप E इज द एक्सट्रोवर्जन। आपकी पर्सनैलिटी में पहली जो स्ट्रेंथ है, आप एक्सट्रोवर्ड है, इंट्रोवर्ड नहीं है। इंट्रोवर्ड आपने जो है थोड़ा सा सीखा है, असल में आप एक्सट्रोवर्ड हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन, आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज जो 93% होती है हमारी पूरी पर्सनैलिटी का, वो एक्सट्रोवर्जन की है। नंबर 2, आप सेंसेस बेस्ड हैं। आपका जो नॉलेज एक्वायर करती हैं वो इंट्यूशन से नहीं आता, इसीलिए आपके साथ धोखा हो सकता है। होता है। और धोखा कैसे होता है? सेंसेस आपकी ठीक बता रही होती हैं, अच्छा, लेकिन जो गट फीलिंग है आप उस पर रिलाय नहीं करती और उसको पॉलिश भी नहीं आपने किया। सो अमूमन जो गट फीलिंग आती हैं वो ठीक नहीं होती, क्योंकि इंट्यूटिव नहीं है आप। अच्छा, आपका इंट्यूशन इतना एक्टिव नहीं है जितनी 5 सेंसेस एक्टिव है। अच्छा, तो आपके 5 हिस्सों से इंफॉर्मेशन ज्यादा आती है, गट फीलिंग से कम आती है। अच्छा, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं, अल्लाह ने बनाया। हम सारे परफेक्ट हैं अपनी अपनी टाइप में। फूल जो है, गुलाब का फूल, वो परफेक्ट है खुशबू देने के लिए, ऐसे है। लेकिन अगर उसको आप गुलाब के फूल को लगा दें घर के ड्राइंग रूम के अंदर धूप के बगैर, मुरझा जाएगा। वो धूप के लिए बना है। और अगर वाटर में घर में अंदर जो एक मनी प्लांट लगा होता है उसको उठा के धूप में रख दे, नहीं जी धूप बड़ी चाहिए, वो वहां फारिग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको धूप चाहिए नहीं है, उसको छांव चाहिए। तो हमारी जो नेचर है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक होती है। थर्ड जो आपकी स्ट्रेंथ है, मैं आपको बता दूं, वो है आपका लॉजिक। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। आपकी फीलिंग डोमिनेंट नहीं है, फीलिंग आपका अक्वायर बिहेवियर है आपकी मदर की तरफ से। उनमें वो हसासियत है जो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट आपकी पर्सनैलिटी में होती है। रैशनैलिटी बड़ी अच्छी है, आपका 2+2 बड़ा ठीक है, हिसाब किताब बड़ा अच्छा कर लेते हैं फिजा। द लास्ट थिंग इज द वेरी प्रोएक्टिव। यू आर वेरी प्रोएक्टिव। इवन के कल शाम में, कल दिन में, कल क्लोज करते हुए आपने आज के सूट को प्लान कर लिया हुआ था, मैंने पहनना क्या, और आपने आज वही पहना हुआ है। तो इवन के आपने जो आज कांटे पहने हैं, कुछ पहना, ये भी पहले प्लान होता है। आप प्रोएक्टिव हैं और वो आपकी पर्सनालिटी। सो जो टाइप इज ESTJ। वाह जी, क्या मजा आया मुझे आज अपने बारे में इसी चीजें सुन के। आपकी टाइप ESTJ। दुनिया अच्छा के जितने ESTJs हैं सर, इस पे तो पूरा एक शो करके मैं कहूंगी हम कॉल्स भी लेंगे। ये वाला जो है ना टाइप वाला शो, आप मुझसे वादा करें मेरे साथ करेंगे। ESTJ को और क्या क्या करना चाहिए एंकर होने के साथ साथ? क्या मैं अभी क्यों बताऊं, 5 मिनट बाद बताऊंगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ की तरफ भी मैं तवज्जो डालना चाह रही थी कि ये हम जैसे बात कर रहे हैं ना कि अपनी सलाहियतें हम किस तरीके से पहचान। अच्छा, आपकी कॉल्स भी हम शामिल कर सकते हैं। कासिम शाह साहब मौजूद हैं, जाहिर सी बात है आप फ़ैन हैं, पूछेंगे, बात करना चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपकी कॉल ज़रूर अटेंड करें। कोई आपके बात सवाल दिमाग में उठता है, टॉपिक के रेलिवेंट ही हम बात करेंगे। अच्छा, सलाहियतों के ऊपर हम बात कर रहे थे। हम आपको नहीं लगता कि अपने हम माशरे में अपने बच्चों की सलाहियतों का कचरा कर देते हैं, कचूमर कर देते हैं, मार देते हैं उनकी सलाहियत। अगर मुल्क से बाहर, जैसे ऑस्ट्रेलिया, मैंने कल भी एक बात ये कोट की थी कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत से ऐसे मेरे जानने वाले जिनमें माएँ जो हैं अपने बच्चे जैसे उनके 18-17 साल के होते हैं पैरों पे
खड़े हो जाते हैं, उनसे ही अपने घर का कमरे का किराया ले रही होती हैं वो, ताकि बच्चे आगे बढ़ें, काम करें, मेहनत की आदत डालें। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, सुबह वो 35 साल का हो जाता है, नवाबों की तरह ऐसे पसड़ के सो रहा होता है, ठीक है, उसके लिए पराठे बनाए जा रहे होते हैं, उसको खिलाया जा रहा होता है, ठीक है, उसके बाद उसकी बीवी आ जाती है, वो भी सारा दिन उसकी खिदमत करती है, मतलब पैम्परिंग, उसके अंदर जो सलाहियतें होती हैं कुछ बनने की, कुछ करने की, तो उसको पैम्पर कर करके तो वहीं मार दी जाती हैं कि नहीं बेटा तू सोता रहे, बेटा नहीं तू क्यों जाएगा, तू धूप में क्यों जाएगा ना मेरा बच्चा। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद सर, प्लीज है, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ सैयद उमैर शाह मौजूद हैं और ये भी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको मोटिवेट करने के लिए हमने इनको यहाँ पे मदऊ किया है। इनका व्हील चेयर का बिज़नेस है, आईटी फ्रीलांस प्रोजेक्ट जो है वो करते हैं, एक्सपर्ट हैं आईटी के, और गुलशन रावी में इनकी फैक्ट्री भी है, कस्टमाइज्ड व्हील चेयर जो है ये बनाते हैं। आज हमारे पास मौजूद हैं, हमने इनको मदऊ किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कैसे जा रहा है काम आपका, बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अब कामयाब इंसान है। आज हमने आपको यहाँ पर इसलिए मदऊ किया ताकि लोगों को दिखा सके कि किस तरीके से आपने अपने काम को, अपने आप को बनाया। शाह साहब, आप भी मैं कहूँगी ज़रा इस चीज़ को साथ लेके चलिएगा, कितनी बड़ी एग्जाम्पल कमाल है। की बात है जी, मैं तो बड़ा इंप्रेस हूँ, क्योंकि हम देखें ना, जो हम ट्रेनर्स हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के एक साहब हैं, वो भी मोटिवेशन स्पीकर हैं, और उनके बाजू नहीं है, टांगे नहीं, और उनको हम रिकमेंड करते हैं कि देखें जनाब ये कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है, और जो पाकिस्तान में मौजूद सक्सेस स्टोरीज हैं, हाँ, उनको प्रमोट करने की कितनी ज़रूरत है। ये भी एक टीम को एक आइडिया है कि लोकल कामयाबी की कहानियों को हमें यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना चाहिए। हम ये जो बिल गेट्स को पढ़ाई जा रहे हैं और दुनिया जहान के लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें लोकल कहानियों को पढ़ाना चाहिए। तो ये तो कमाल, उमैर साहब तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो ये देखें शाह साहब, मैं तो ये कह रही थी कि हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, ठीक है, हम अपना तैयार होते हैं, महंगे से महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, चीज़ें करते हैं, उसके बावजूद मैं कहती हूँ अक्ल शऊर नहीं है हमारे पास, हम अपनी सलाहियतों को पहचान नहीं पाते, हम बहुत कुछ कर नहीं पाते। आपने अपनी सलाहियतों को कैसे पहचाना? देखें, हमेशा ना अब दो चीज़ें होती हैं। आप अपने आप को अगर समझते हैं, आपको पता है मेरे लिए क्या बेहतर है, मुझे क्या चीज़ मेरी सूटेबल करती है। जब मैं एजुकेशन में ही चल रही थी ना, तो टीचर्स ने मुझे कहा था कि आपके अंदर राइटिंग की अच्छी सलाहियत है, तो आप राइटिंग से स्टार्ट करें। तो मैंने आर्टिकल लिखना, छोटी छोटी स्टोरीज लिखना स्टार्ट की थी। डिपेंड है कि आपको अगर समझ आ गया ना कि क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो डिसेबिलिटी का वर्ड ही मैं अगर कहता हूँ, जो डिसेबिलिटी कहते हैं, डिसेबिलिटी एबिलिटीज़ होता है। आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, उसको आप यूटिलाइज़ करें और समझें, तो आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप डिसेबल हैं या कोई आपके अंदर इशू हैं। अल्लाह ताला ने तो बहुत सी, जहाँ अल्लाह ताला ने थोड़ी सी मुश्किलात रखी हैं, बहुत सारा अल्लाह ताला ने दिया भी है आपके लिए। कब पहचाना अपने आप को, कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट मेरी जब 20+ एज थी ना, हाँ, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और आज कितने साल के हैं? मैं 35 है। देखें, अरे वाह, अच्छा वैसे लगते 18 साल के आप वैसे, मैं क्योंकि आपको पता है ना मेरा तो नॉलेज टाइप का है, हाँ, आप इनकी टाइप मेरे से पूछें। हाँ, बताएं कितनी देर लगी है मुझे? क्या टाइप है इनको बोलते कितनी देर हुई है? 3 से 4 मिनट। इनकी टाइप है INFJ। अब ये क्या होती है? क्या है? ये इंट्रोवर्जन है पर्सनैलिटी में, हाँ, एक्सट्रोवर्जन उन्होंने सीखी हुई है, अच्छा, इंट्यूटिव है। हाँ, जैसे आपको मैंने कहा था ना, सेंसेस बेस्ड है। हाँ, इनको गट फीलिंग बड़ी स्ट्रांग आती है। ये किसी को भी देखें, किसी को भी जाने, जो ये राय देंगे ना, हाँ, वो फिजा बड़ी कमाल की होगी, गट फीलिंग पे बेस्ड होगी। लेकिन इससे क्या होता है, सम टाइम वहम और वसवसा एक्टिव हो जाता है इस टाइप में। हाँ, दूसरा, फीलिंग डोमिनेंट है, इंतहाई हसास है, किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते। फीलिंग इतनी डोमिनेंट है कि एम्पैथी अपना आप काट के भी दे देंगे किसी को। देन वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जे इनका बड़ा स्ट्रांग है, इनकी टाइप आई। जे क्या? जे इज प्रोएक्टिवनेस। अच्छा, आपका भी जे है, मैं भी जे हूं लकीली। जे लोग जो होते हैं ना, उनकी पूरी पर्सनैलिटी, उनका अंदर एक ऑर्डर होता है। वो लिखेंगे, तरतीब से लिखेंगे, वो बैठेंगे, इनकी घड़ी देखिए, इनके बाल देखिए, इनकी शख्सियत देखिए। फिर पंजाब में कहते हैं कितनी खिंच के शेव इन्होंने माशाल्लाह की हुई है। और ये लग देखिए पूरे हीरो रहे हैं। ये हमसे अपनी शुआएं छुपा रहे हैं, लेकिन है हीरो कमाल के। मुझ नहीं था कुछ नहीं। कमाल। तो ये एक हमारे पास एक लेजेंड यहाँ पर मौजूद है जी, इसमें कोई शक नहीं है। INFJ, वेरी रेयर टाइप। ये भी बता दूं, ये टाइप जो मैंने बताई है, ये दुनिया की रेयर टाइप है। मेरा ख्याल है 4% है, तो पूरी दुनिया की जो आबादी है, हाँ, उसके। तो इन टाइप के लोगों का कमाल ही होता है कि ये राइटिंग करें, क्रिएशन ऑफ आइडियाज़ करें, किसी काम में कुछ सोशल वेलफेयर का काम शुरू करें, ये कमाल कर सकते हैं। अच्छा,
अच्छा, ये हम जो बात कर रहे थे कि अपनी सलाहियतों को हम मार देते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स संभाव, पेरेंट्स बड़ा ठीक है, जुल्म हमारे करते हैं, जो इर्द गिर्द लोग होते हैं या हमारी सोबत होती है उसको हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो आपने भी मुझे इसको एलैबोरेट करना, मगर आप बताइएगा कभी आपकी सलाहियत को किसी ने मारा है? नहीं, आप देखें सोसाइटी का हमारा इश्यूज है ना, वो तो हमारे यहाँ समझता है स्पेशल पर्सन है, बस उनको आप एक कमरे में रखें, उनकी ज़रूरियात लाइफ की पूरी करें, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, वो बहुत दफ़ा होता है। लेकिन आपको खुद करना पड़ता है, चीज़ों को फेस करना पड़ता है, आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि बट आपको केयर नहीं करनी चाहिए कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या कमेंट्स कर रहा है। लेकिन जब आप अचीव कर लेते हैं तो फिर सब नॉर्मल हो जाता है। सर ओवर टू यू, आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, मैं अपने उस टॉपिक की तरफ वापस आना चाहूँगा। तो होता ही है कि जो वालदैन और सोसाइटी है वो दो तरह के जुल्म जी हो जाते हैं उनसे। एक तो एक बड़ी नस्ल ऐसी पैदा हो रही है जो नखट्टू है, काम कोई नहीं करती। हाय मेरा पुत्र काम ना करी, हाय मेरा पुत्र किसे तू हाथ ना लाई किसी चीज नू। ये नखट्टुओं की फौज हमने पैदा कर दी है। जूते भी पॉलिश करके अब वो अम्मा ने सारे देना है, काम सब अगर कुछ। माँ बाप पर मुलाजिम कर रहे हैं तो वो अपना काम कहाँ खुद करेंगे। मैं आज कोड कर रहा था, छठी क्लास में मैं गाँव खुद जाने लग पड़ा था। हम आज ट्रस्ट नहीं करते बच्चों पे, हम कहते हैं नहीं जी बेटा हर काम आपका जो मुलाजिम करेगा हम करेंगे, आपने किसी काम को हाथ नहीं लगाना। गोरा जो है ना जी, वो अपने 18 साल के बच्चे को कहता है हे मैन, कि तुम मर्द हो अपना, तुम बॉय से मेल का जर्नी 18 साल तक तय कर चुकी हो। साडा 25 साल का काका, मुन्ना, चुन्ना, ये सारे नाम रखे होते हैं और ज़हनी तौर पे भी वो काका ही होता है। सर एक न्यूज़ ब्रेक है अर्जेंट, वी हैव टू टेक इट, विल बी राइट बैक, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और अब हम ये पूछना चाहेंगे कि इतना कुछ कर रहे हैं आप माशाल्लाह, इतना पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक है, यही हम एग्जाम्पल भी देना चाह रहे थे। तो आपको पीछे सपोर्ट किसने की? आप कह रहे थे वालदा ने, हैं? तो वालदा क्या चाहती थी आपको बनाना, किस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया, कैसे आपकी एजुकेशन वगैरह सब कुछ पूरी हुई, फिर बिजनेस की तरफ आप आए? नहीं, हम हमारे यहाँ जो है ना, स्पेशल मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो अजीब सा होता है कि गवर्नमेंट पास करते हैं लोग के कैसे लाइफ गुजारेगा, अब तो वो घर संभालते हैं, ये बर्डन बन जाएगा। तो बात ये मैं ऐसा ना कहता हूँ, पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार होता है, लेकिन अगर स्पेशल पर्सन अगर एजुकेशन एंड स्किल पे फोकस करें तो बहुत ही कामयाब लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन मेरी मदर ने मेरी एजुकेशन पे बहुत फोकस किया। हालांकि स्कूल और कॉलेजेस से काफ़ी मुझे रिजेक्शन मिली क्योंकि स्पेशल पर्सन की हमारे वहाँ कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है और मैं रहता भी एक रूरल एरिया में था। फिर मेरी मदर ने मुझे टीचर्स अरेंज करके दिए जो मुझे रोज़ है ना घर पे आके पढ़ा दिया करते थे। अच्छा। मैं एग्ज़ाम दे दिया था प्राइवेट। इस तरह फिर मैंने अपने इंटर कंप्लीट किया, फिर मास्टर्स कंप्लीट किया। फिर मुझे साथ साथ बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरा आईटी में, तो मैंने आईटी कोर्सेज किए, फिर स्पेशलाइजेशन की उसमें। तो अब 7 साल से मैं आईटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। फ्रीलांसिंग भी बहुत ज़्यादा की है। फिर मुझे खुद स्पेशल पर्सन हूँ तो मुझे पता था व्हीलचेयर कितनी ज़रूरी चीज़ है और स्पेशली एक पावर व्हीलचेयर कितनी इंडिपेंडेंस लाती है आपकी लाइफ। इसलिए आपने पावर जो है पावर व्हीलचेयर जो इंट्रोड्यूस करवाई। बात बाहर से मंगाते थे 4 लाख की मिलती हैं, आपसे बनवाते थे 2 लाख की आराम से बन जाती। देखें आपने ये काम भी तो अच्छा किया। लोकल मैन्युफैक्चरिंग में है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया था निकी ऑन द व्हील, तो उसमें 1000 लोगों को स्पॉन्सर्स भी किए हमने। क्या बात है जी। देखिए मैं बड़ी बात बोलूँगी मगर एक ब्रेक के बाद हम यहाँ पर दोबारा कासिम साहब से भी बात करेंगे। और अगर किसी ने व्हील चेयर कोई स्पॉन्सर अगर है तो फिर मैं यहाँ पर डिटेल जो है स्क्रीन पर चला दूँगी, आप उनको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इस तरीके से कोई स्पेशल बच्चे होते हैं तो माएँ छुपा देती हैं, मोस्टली बताती नहीं, ना रिश्तेदारों में, ना लोगों में, ना दोस्तों में, ये इधर उधर लेके नहीं जाती, छुपा देती है। मैंने बड़ी माएँ देखी हैं ऐसी। और एक वो माएँ जिसको क्या मिसाल मैं दूँ, क्या नाम मैं दूँ, जिसने ऐसा बच्चा परवान चढ़ाया है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। कासिम साहब ये बताइएगा मुझे कि ये इंसान अपने आप को किस तरह से पहचान सकता है, कोई उसके साइंस हैं? अच्छा देखिए, मैं जो टेक्निकल स्किल्स है ना उस पर आज तो हम नहीं कर रहे बात, मैं बड़ी सादा बातें बता दूं, जैसे कहते हैं मोटी मोटी बातें। हाँ। हमारे सुनने वालों में कोई भी ये 4-5 बातें लिख के रख ले, यानी ये बेसिक टेस्ट है। अच्छा। खुद को जानने के। दुनिया का कोई भी काम जिसको करते हुए आप थकते नहीं है उसके लिए आप बने हैं। अच्छा। मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए, पढ़ाने के लिए बना हूँ और मेरी फैमिली जानती है, वो सुन भी रही होगी मेरी फैमिली, कि मुझे अगर टेम्परेचर है 104 और मैं क्लास पढ़ा के निकलूँ तो वो टेम्परेचर 98 हो जाता है। वाह। क्योंकि मेरा काम में पैशन इतना है कि पढ़ाना मुझे नॉर्मल कर देता है। वाह। मछली तैर के नहीं थकती, बंदर अटकेलियों से नहीं थकता,
शेर धाड़ के नहीं थकता, मुर्गा बांग से नहीं थकता, गुलाब खुशबू दे के नहीं थकता, परिंदा उड़ के नहीं थकता। जिस काम के लिए बने हैं उस काम से आप थकते नहीं हैं, ये एक बड़ी निशानी। नंबर 2, ठीक है। दूसरी निशानी है, देखें जो काम आप कर रहे होते हैं, ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूं, तो हमें एहसास हो रहा है कि कितनी देर गुजरी है, और कई दफा एहसास नहीं भी होता। अच्छा गेस्ट हो तो पता नहीं लगता घंटा गुजर गया। जिस काम को करते आप टाइम एंड स्पेस से बाहर चले जाएं, क्योंकि हम पे जो कंडीशन है, हर वक्त 2 बंदूकें हम पे हर वक्त तनी होती हैं, वो है टाइम और स्पेस की। मैं कहां बैठा हूं और कितना टाइम गुजर गया। माइकल एंजेलो के बारे में कहते हैं, वो मुजस्मा बनाता था ना, तो जब पांव से जूती उतारता था खाल उतर जाती थी, 4-4 दिन गुजर जाते थे, उसको पता नहीं लगता था 4 दिन गुजर गए। तो जिस काम को करते आपको टाइम एंड स्पेस, अब हम तो सारे 9 to 5 वाले हैं, तो 9 to 5 पैशन नहीं होता। तीसरी बात, जिस काम को करते मुआवजे की परवाह ना हो आपको, आप कहें जी पैसा इज बाय प्रोडक्ट, फेम इज बाय प्रोडक्ट, आपको पैसा तो मिल ही जाना है ना जी, पैसा कौन सी बड़ी चीज है। मैं मंच में 30 दिन है, मैं बड़ी एक टेक्निकल बात करने लगूं, थोड़ी सी शौकी बात लगेगी लेकिन मैं कर जाऊंगा। मैं 29 दिन फ्री लेक्चर देता हूं। अच्छा, सच बता रहा हूं, 1 दिन पेड देता हूं और पूरे मंथ के पैसे कमाता हूं। अब आप एक मुक्का मोहम्मद अली किले का वो बनाए तो सही ना। ये पढ़ाने वालों को भी कह रहा हूं, अल्लाह के बंदे, वो मुक्का वो कहता है मैंने 21 साल में बनाया, मुझे काम करते 26 साल गुजर गए, 18 साल उम्र थी तब से पढ़ा रहे हैं। तो आज ये मुक्का इस काबिल है कि लगता है सामने वाला गिर जाता है, यानी दलील जो है, जो बात करने का अंदाज है। तो आप 1 दिन काम करें, 29 दिन बगैर मुआवजे के काम करें, मुआवजे की परवाह खत्म हो जाए, ये साइन है पैशन है। नेक्स्ट साइन, जिस शोबे का कंटेंट किताबें ना चाहते इकट्ठी हो, मेरी लाइब्रेरी में सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, रिलीजन, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज की किताबें ऐसे पढ़ी मैं बता नहीं सकता। और यकीन कीजिए दुनिया की किसी भी, मैं बुक शॉप पे जाता हूं तो मेरी आंख ऐसे देखती है, मुझे ये नहीं पढ़ी मैंने, ये लेने वाली, ये मिसिंग है। और ट्रैवल करते मेरे कितने वाकयात हैं, मेरे बच्चे शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग नहीं कहते, वो किताबों को शॉपिंग कहते हैं। डिक्शनरी चेंज कर दी मैंने घर वालों की। और 5वीं निशानी क्या है, जिस काम के लिए बने होते हैं उसकी इंस्पिरेशंस आपके पास होती हैं। मैं किसी यूनिवर्सिटी में गया और सारे बच्चे जो थे वो आर्किटेक्ट बन रहे, मैंने उन्हें कहा जी, इस एक बच्चे को खड़ा किया कि क्यों, कहते जी मेरा पैशन है। मैंने कहा मैं टेस्ट करने लगा तुम्हें, कहते जी करें। मैं कहा इस मुल्क के टॉप 5 जो आर्किटेक्ट हैं उनके नाम बताओ। एक का नहीं बता सका। मैं कहा नहीं रियली दादा, कहता हाँ नाम सुना हुआ। मैंने कहा तुम्हें अपनी फील्ड के लेजेंड्स का नहीं पता, तुम कैसे लेजेंड बनोगे। तो सिंपल कुलिया ये 5 हैं टेस्टर। और कंक्लूजन क्या है फिजा, अगर आपने कोई मकाम पा लिया तो निशानी ये आपका नाम आए, आपका प्रोफेशन आ जाए, और आपका प्रोफेशन आए, आपका नाम आ जाए। ईदी साहब का नाम आए, खिदमत खल्क खुद ही ज़हन में आती है। एडिसन का नाम आए, 1249 इजादात हमारे सामने आती है। बेशक। इकबाल का नाम आए, खुद ही का कॉन्सेप्ट सामने आ जाता। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आए, डिटर्मिनेशन सामने आती। गालिब आए तो शायरी में गालिब से बड़ा नाम कोई नहीं है। क्या बात? आप अगर कोई नाम लीजिए बड़ा नाम, तो आपको फौरन ख्याल आएगा कि ये नाम जो है ये निशानी है इस काम की वजह से। और फिर मैं कहूँ दुनिया के नक्शे पे आपका मुल्क दिख रहा है, अगर आपके मुल्क के नक्शे पे आप नहीं दिख रहे, आप कामयाब नहीं। अरे वाह, बहुत बड़ी आप कामयाब नहीं है। बहुत बड़ी तो बात आपका नाम आपके मुल्क के साथ आपकी पहचान जुड़नी चाहिए। क्या बात है, आपका नाम आया, लोग कहें जी पाकिस्तान से हैं ये साहब। आहा, वाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत मिसाल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपकी तशरीफ़ आवरी का। वक्त बहुत कम था और जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा, मगर आपके साथ बहुत सारे टॉपिक जो हैं यहाँ पर हम लोग छेड़ेंगे, एलैबोरेट करेंगे। आपकी किसी कहीं भी बात से, किसी समझाने की कोई स्टाइल से, अगर किसी को कोई समझ में आ गई बात, उस बच्चे की, उस लड़की की ज़िंदगी बन जाएगी। तो हमारे पास बहुत पहलू हैं जिनको हम छेड़ेंगे। कासिम साहब मधु होते रहेंगे। आई एम सो हैप्पी कि अभी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो व्हील चेयर्स के लिए स्क्रीन पे चला देते हैं, कोई स्पॉन्सर करना चाहता है तो फिर इनकी व्हील चेयर्स के लिए एग्जैक्टली आप देख लें किधर रब्ता करना है, किधर पूछना है। आपने कौन सा नंबर दिया, मैं ज़बानी भी बोल दूँ? 0314 526 8318 और वेबसाइट से मेरे कांटेक्ट कर सकते हैं SYEDOMAIR.com। उमैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। और आप हमारे लिए बड़ी एक मोटिवेशन है। आपको देख के तो मैं बार बार ब्रेक में भी कासिम साहब को बोलती रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। और मैंने आपको बताया कि इनका साइड पोज ना एक बहुत बड़े इंसान के साथ इनका अब बता दें। नहीं, मैं आपको प्रोग्राम की बात बताऊंगा। चले जी,
आपको मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और बहुत सारी दुआएं कि जो जो लोग हैं अपनी सलाहियतों को जल्द से जल्द पहचानें और कुछ बन के दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है इस पे आप सबका साथ भी शामिल हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज के दौर में मुझे लगता है इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया की तरफ बड़ा रवां दवा हो गए। हम क्या करते हैं, घर बैठ के कोई ना कोई, चाहे टीवी पे आता हो, सिंगर हो, एक्टर हो, ना हो, मॉडल हो, कुछ भी हो, उसको दिल ये हो गया कि व्लॉगिंग करना है। आम बंदा हो या सेलिब्रिटी हो, व्लॉगिंग का बड़ा शौक हो गया। मगर देखें, व्लॉगिंग के भी बड़े सारे तरीके होते हैं। एक पहलू होता है, एक स्टाइल होता है, किस तरीके से आपने व्लॉगिंग करनी है। आप किसी ट्रैवल व्लॉग पे निकले हैं, अगर आप दुनिया घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं, कोई नई चीज़ बता रहे हैं, उसके प्रोसीजर्स बता रहे हैं, कितना खर्चा होता है, यहाँ पे जाएंगे तो ये सही होगा, इधर गलती हो जाएगी, ऐसी टिकट ना लीजिएगा, ऐसी जगहों पे ना चले जाइएगा, यहाँ पे ये बंदा लूटता है, ड्राइवर ऐसे खाते हैं, टैक्सी महंगी है, ट्रेन ट्यूब ले लें इस रास्ते से, ऐसी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। उसके अलावा अगर आप कोई स्किल्स सिखा रहे हैं किसी को, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ व्लॉगिंग। अगर आप किसी व्लॉग पे अपने स्किल्स को सिखा रहे हैं, कोई ऐसा व्लॉग जिसमें आप किसी NGO के लिए कोई ऐसा काम बता रहे हैं, या कोई ऐसी व्लॉगिंग जिसमें आप खिदमत खल्क कर रहे हैं, या कोई ऐसी व्लॉगिंग जिसमें आप मेकअप ट्यूटोरियल दे रहे हैं, ये भी व्लॉगिंग का हिस्सा है, जिसमें आप मेकअप सिखा रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, या वही बात हो गई स्किल्स वगैरह सिखाने। कुछ ऐसी व्लॉगिंग जिसमें आप कोई एक मैसेज दे रहे हैं, कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करके जिसमें आप ड्रामा बना रहे हैं, बना के एक मैसेज सॉलिड क्रिएट कर रहे हैं, तो वो बनता है। बट ऐसी व्लॉगिंग जिसमें आप अपने घर के एक एक कमरे को दिखा रहे हैं, जिसमें आप अपने घर के माँ, भाई, बहन, बच्चे, बीवी। मैं आपको कल का वाक़या बताती हूँ। एक मैंने व्लॉग देखा, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, नए साहब व्लॉगिंग में आए और नई साहब की शादी हुई है, चिरगोज़े जैसी सेहत थी उनकी, अस्तग़फिरुल्लाह बोलना नहीं चाहिए, मगर जो है हरकत भी तो उनकी ख़राब थी। ठीक है, बीवी हसीन ब्याह के लाएँ और वो लड़की कोई 17 साल की होगी, लड़का भी कोई 22-23 साल का होगा। तो वो जो है ना, चिट्टी शलवार कमीज़ कह के कहते हैं, जी अब मैं आपको रिवील करने लगा हूँ, ते पहला लुक आप देखें, ते मेरी बुटी का रिवील करने लगा हूँ। ए मुंह पकड़ के तो बार बार उसका मुंह रगड़ रहे हैं, ऐसे कैमरे के सामने लेकर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बार बार यूँ दिखा रहे हैं, और वो बेचारी यूँ शर्माई जा रही है। ओ, आपसे उसने शादी इसलिए की थी कि अपने व्लॉगिंग के चक्कर में आप उसका लुक रिवील करें, आप उसकी पर्सनैलिटी दिखाएं, आप उसकी जो भी है उसकी ज़ात को ऐसे लोगों के सामने लेकर आए, किचन में काम कर रही है, सर पे दुपट्टा नहीं है। पर्दे वाली लड़कियां होती हैं, घर में रहने वाली लड़कियां बहुत डिफरेंट होती हैं, सादी सी होती है यार, तिब्बत क्रीम लगा के मुंह पे सारा दिन कहती हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। यार प्लीज़ खुदा के लिए, व्लॉगिंग के ये आइडियाज़ हैं कि आप अपने घर की नुमाइश करें। माँ घूम रही है, खाना पका रही है, प्याज काट रही है किचन में, ठीक है, कोई झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, जिस्म किस तरीके से बैठा है, उठा है, खुला है, क्या यार कौन लोग हो तुम लोग, किस तरीके से अपने घर की नुमाइशें करते हो। हद तक कि सुहाग रात तक की चीज़ें तुम लोग जाके टीवी पर रिवील कर रहे होते हो, अपने बेड दिखा रहे हो, बिस्तर पे फूल दिखा रहे हो। यार क्या करते हो यार, खुदा के लिए। हम एक तरफ से कहते हैं हम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, एक एक के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, मगर खुद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपना हर कुछ खोल के दिखा रहे होते हैं, वॉशरूम तक दिखा रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हैं यार हम लोग? इज दिस द ट्रेंड वी आर सेटिंग? सिर्फ अपने रिलेशन, जो हम शादियां कर रहे हैं, शादी का एक एक फंक्शन दिखा रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं, वो हम क्या दिखा रहे हैं यार, क्या करना क्या चाह रहे हैं, और हम करोड़ों कमा रहे हैं, और इसे व्लॉगिंग कहा जाता है। इज दिस व्लॉगिंग? बात करेंगे हम। माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, अब वो हमें आज बात करेंगे फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फिज़ा, आपने तो हिला दिया, बिल्कुल सही हिलाया आप। सर मैंने कल एक देखा है इस तरह का व्लॉग। कल आपने वो देखा, मैंने भी कल एक देखा है, मुझे किसी ने एक क्लिप भेजा है पूरा व्लॉग। मैं तो व्लॉग्स देखता नहीं हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता, लेकिन उसने क्लिप भेजा है। मैं अब वो बताते हुए भी मुझे पता नहीं मीडिया में बताना चाहिए, वॉशरूम में मैं वॉशरूम करने जा रहा हूँ, आइए मैं दिखाता हूँ, प्लम्बर को भी बुला लिया अंदर, ये ठीक करेगा इसको मेरे साथ है। ये व्लॉग है, देख लें आप। मतलब आप अंदाजा करो, मर्द औरत का और औरत मर्द का लिबास है, हाँ ठीक हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना इस चीज़ से मना फरमाया है कि जो अपनी बीवियों के या अपने शौहरों की प्राइवेट डिस्कशंस को या प्राइवेट चीज़ों को कमरे से बाहर लेकर जाते हैं, इस चीज़ से मना फरमाया गया है। उनकी असमत, इसे दरी हम कहेंगे ना, असमत उतारने से मना फरमाया गया। हाँ। यार आप खुद अपने हाथों से उन सब गंद को अपने अंदर ला रहे हो। अच्छा, मुझे जो व्लॉग बना रहे हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं उनसे सिर्फ
40% नाराज हूँ। अब आप सोचो ये मैंने क्यों कहा है? क्यों? हाँ कि 60% मेरे जैसे तमाशबीन है जो देख रहे हैं तब वो बना रहे हैं। हाय अल्लाह, वाकई मैं देखूंगा नहीं तो वो बनाएंगे नहीं। मैंने आज तक किसी पुलिस वाले को रिश्वत लेते नहीं देखा। अब लोग कहते हैं मैं कहा, हाँ मैं क्यों, मैं गलत करता ही नहीं। जब मैं गलत करूंगा तो वो रिश्वत लेगा ना, मैं दूंगा तो वो लेगा, राइट? तो सर देखने वालों का ज्यादा कसूर है। आपने course. 60% कहा है कि देखने वालों ऑफ का कोर्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक स्टेटमेंट बन चुकी है, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ ठीक है, तो अब मैं अगर वो चीज़ देखूंगा नहीं, मतलब मुझे अभी मैं ऊपर आ रहा था तो एक एक्टर की बहन ने उसके बारे में कोई बात कही हुई है, ठीक है, तो उस एक्टर की बहन, वो आती है ना, वो आती हैं क्या से कहते हैं यूट्यूब के ऊपर वो रिकमेंडेशंस आती हैं, तो उसके ऊपर आपकी इतने सारे जो है ना वो व्लॉगर्स, उन्होंने उस पर बनाया हुआ धज्जियाँ उड़ा दी, इसका कैरियर तबाह कर दिया, बहन ने इसकी औकात दिखा दी। यार, am I interested in knowing somebody's personal life? Is it worth it? Is it really that is going to make me a better human? हम असफला साफिलीन में जा चुके हैं। मेरा ख्याल है असफला साफिलीन भी शायद हमसे बेहतर होंगे जिस लेवल पे हम चले गए हैं, क्योंकि हम इनको देखते हैं तो हमारे सामने डिकी बर्ड आते हैं, हमारे सामने बट आते हैं, हमारे सामने ये सब आते हैं, हम, और वो तो जो कर रहे हैं वो तो गलत है, 100% गलत है। सर क्या ब्रांडेड बैग खरीद के अगर अपनी बेगम को गिफ्ट किया जा रहा है तो ज़रूरी है कि हमने इसी तरह से गिफ्ट करना है? आज मैं अपनी जानू के लिए जो है ना ब्रांडेड बैग लेकर आई हूँ, देखते हैं कि उसके क्या फेस के रिएक्शन होते हैं। जानू, व्हाट इज दिस? This is disgusting. Is this the gift that you're giving to your wife This or is your sister, your mother, whatever? This is आपको पता है वो एक अगेन आई डोंट नो, ये आप लोगों के शो मीडिया नॉर्मल मीडिया से लेते, एक जो माँ बेटे वाला जो व्लॉगिंग का जो है वो आपने देखी है वो वीडियो? नहीं, कौन सी? एक यूरोपियन फैमिली है, अच्छा, ठीक है, वो माँ बेटा जो है वो व्लॉगिंग में बाकायदा किसिंग कर रहे हैं, और वो कहता है ये तो हम नॉर्मली जो है वी आर जस्ट ओनली फॉर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ द व्लॉग, जस्ट ऑन द फॉर द सेक ऑफ व्लॉग, and that we teaching, and that you're teaching कि this is perfectly fine, he is my son, he is my mother, we are kissing, so what? हाय हाय, अब मतलब आप इमेजिन करो कि ये, अच्छा वो उन्होंने वो किया ना, आई एम श्योर कोई ना कोई आपका कॉपी कैट उससे ऊपर जाएगा 100%, क्योंकि वो गोरे ने कर दिया तो हम तो अब अबुल गोरा है ना, राइट? हमारे यहाँ पर अब मतलब मैं हैरान होता हूँ कि यार आप वो एक बच्चा है, वो उसने ना बड़ा अच्छा माशाल्लाह कारी है, बहुत ज़बरदस्त उसका दीन के ऊपर बातें करता है, तो उसने मुझे कहा कि सर मैंने ना व्लॉग शुरू करना है, पहला व्लॉग मैंने आपके साथ बनाना है। मैंने कहा बेटा क्यों बनाना है? नहीं सर मेरे सारे फॉलोअर्स कहते हैं तुम किरत करते हो, इतना कुछ करते हो, अपनी ज़िंदगी भी हमें दिखाओ। मैं कहा अच्छा आप बनाए। हमने व्लॉग बनाया, ठीक है, व्लॉग बनाने के बाद मैं कहता है, मैंने उससे ना 1 महीना पूछता रहा, मैंने कहा अपलोड नहीं कर रहा यार तू, मैं साथ को डोज दे रहा था, भैया अपलोड तो करना ये व्लॉग, फिर देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। कहता उस्ताद जी अपलोड करने को दिल नहीं मान रहा, हालांकि उस व्लॉग में सिर्फ मैं और वही है और कोई नहीं है, उसने नहीं किया आज तक, 1 साल पुरानी बात है। कहता जी मैंने बड़ी दफ़ा अपलोड करके डिलीट कर दिया, मैं लाइव पब्लिक नहीं कर सका, हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यार मेरा ताल्लुक लोगों के साथ एक दीन के हवाले से जुड़ा हुआ है। Why do I need? अच्छा फिर एक और चीज़ समझो आप सर, एक ब्रेक के बाद डिटेल में मजीद इसी को एलैबोरेट करेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरह से हमारे माशरे को गंदा कर रहे हैं और ये व्लॉगिंग के नाम पे जो है अपने घर की पर्सनल चीज़ें लोगों को दिखा के गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, गलत कंटेंट लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, तो प्लीज़ कॉल कीजिएगा, हम आपसे बात करते हैं ब्रेक के बाद। व्लॉगिंग योर फैमिली स्ट्रगल isn't your entertainment। ये जो व्लॉगिंग है इसमें आप अपनी फैमिली का पल पल किस्सा कोना कोना घर का, ठीक है, चप्पा चप्पा अपनी चीज़ें बाथरूम तक, अपनी शादी की रात, ठीक है, शादी किस तरह, ये सब कुछ जो दिखा रहे हैं। मैं बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना चाहूँगी, अच्छा लगे बुरा लगे, मगर आप थोड़ा सा, मैं कहूँगी करें व्लॉगिंग, मगर थोड़ा संभल के सोच के। आप लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसमें आपके रिस्क में और इजाफा करे, मगर आप इससे और बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आप लोगों को इन चीज़ों से हट के और दूसरी चीज़ों के लिए चुना होगा। अगर एक ये दरवाज़ा अपनी तरफ से बंद करेंगे, दूसरी दरवाज़े और खुल जाएंगे। व्लॉगिंग करें मगर अपनी चीज़ों में अपने घर, अपने घर वाले, अपनी बीवी, अपनी माँ, अपने इस तरह की फैमिली के इन एंड आउट ना दिखाएं। मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी साथ साथ, और कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें देखें रजब भट्ट हैं, डकी भाई हैं, सिस्ट्रोलॉजी हैं,
मुआज़ सफदर हैं, जुल्करनैन और कंवल हैं, ये सब फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। तो और भी बहुत से नाम हैं जिसमें फैमिली व्लॉगिंग हो रही है। तो मैं इन सब का नाम लेके ये पूछना चाहूँगी कि इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनके बारे में मैं दो चीज़ें क्योंकि फेमस यही है। हाँ, इनका ये कहूँगा कि ये व्लॉगिंग करें, भोंडोंगिंग ना करें, ठीक है। ये जो भोंडापन है ना, और सिर्फ ये नहीं है, मैं फिजा एक स्टेप पीछे आपकी इजाज़त से मैं एक बहुत बड़ा नाम लेना चाहूँगा, जो नाम इन व्लॉगर्स को अपने शो पे बुलाकर प्रमोट करता है, मशहूर करता है, ठीक है। हमारे मॉर्निंग शो निदा, ठीक है, निदा जो कुछ कर रही हैं, आप देखो कि वो जो लड़कियों के नचा नचा के उनको बुलाती हैं, और उनके बाद वहाँ एक मॉर्निंग शो आप भी कर रही हो ना, यहाँ पर तो हम बड़े अच्छी बातें कर रहे हैं, वहाँ पर वो बिठा कर उनको, वो क्या नाम था, वो मैं ये हूँ, वो तो मेरा वो है, उस लड़की को बुला के उन्होंने बहुत बड़ा स्टार बनाया, और पर क्रेडिट लेती हैं वो। इसी तरह उन्होंने उसको बुलाया, वो जो थी, जो मेरा दिल ये बोले, ठीक है, मेरा दिल ये जो भी बुलाए, हाँ, जो बुलाया। अब आप पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि माँ बहनों बेटियों को ऐसे नचाना है। अब वो माँ बहन बेटी को भी समझ आ गई कि मुझे नाचना कैसे है, तो फिर वो ये सिस्ट्रोलॉजी, ये मेरे ख्याल सिस्ट्रोलॉजी शायद वही है वो जिसमें बाप और बेटियां मिलके करते हैं, वही है ना शायद। ये 5 बहनें हैं और साथ इनका बाप भी बैठा होता है, अब्बू अम्मी। हाँ, हाँ वही ना। तो ये अब ये चीज़ें वो कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ निदा के शो पे ये काम करके हम कुछ कमा सकते हैं, तो यार तो फिर हम उसके पास क्यों जाएं। लेट अस बी द सेलिब्रिटीज़ दैट वी वांट टू बी, ठीक है। और ये सब कुछ, मतलब ये रजब भट्ट है, अब सब चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं तो उसको अब आज आपने डिकी भाई कह दिया, मैं तो डिकी बर्ड कहता होता हूँ, ठीक है, कि भाई ये डिकी बर्ड साहब जो कर रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं। मैं उस दिन मैच था पाकिस्तान का, और मेरा ख्याल है अभी कज़ाफ़ी स्टेडियम में ना, ये पिछले साल की बात है, मेरे जहन से नाम निकल गया, दूसरी टीम कौन सी आई भी थी। वहाँ पर बाबर आजम आया है ग्राउंड में, और अब आपको ये तमाशबीनों के बाद बताने जा रहा हूँ। बाबर आजम ग्राउंड में उतरा है, अब विकेट गिरी है तो बाबर आजम आया। तो बाबर आजम जब ग्राउंड में आता है कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर में, तो लोग पागल हो जाते हैं। उधर ही साथ ही ये डिकी बर्ड साहब बैल्कनी में आए हैं। बाबर आजम को भाई डिकी भाई, मतलब वो फौरन लोगों का किबला ही बदल गया, और वो वहाँ खड़ा हुआ। तो इसका मतलब फिर लोग पसंद करते हैं ये लोग जो कंटेंट बना रहे हैं। मैंने बात फिर इसमें आपको एतराज़ कि मुझे ये बताना है। तो मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि वो मैं क्या कहता, 60% तमाशबीनों का कसूर है, ठीक है। वो देखना चाहते हैं। अब आप सोचो कि वो अपने सुहागरात दिखा रही है, जो क्या नाम है, कंवल, ठीक है। यार तुम क्या दिखा रही हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी दिखाई थी उन्होंने अपनी पूरी शादी के रात का जो कमरा है, शादी की रात क्यों दिखानी है। देखो मैं और आप, हमारी मजबूरी है, हम मीडिया के लोग हैं, हमें अपने YouTube पे पॉडकास्ट है, कुछ चीज़ें डालना है। आप मेरी कहीं पर एक भी मेरी फैमिली की तस्वीर दिखा दो। अच्छा, मुझे एक बात, क्योंकि मैं कंवल से, एक डॉक्टर इकरा कंवल जो उससे भी पर्सनली मिली, वो बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी, बड़ी सुलझी हुई, गाती भी बहुत अच्छा है, उसका टैलेंट एक अलग तरीके से, मैंने उसकी स्किल्स भी देखी हैं। मगर समहाउ जो ये लोग इतनी सारी जो इसकी व्लॉगिंग के ऊपर, इनकी फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं, और फिर देख भी रहे हैं एक तरफ से। हाँ, वो देखते हैं तो तनकीद करते हैं ना। हाँ, ठीक है। तो मुझे कभी कभी पता नहीं क्यों, एक और मैं आपसे बात करूँगी, मुझे कभी कभी लगता है जितने भी व्लॉगर्स हैं ये कहीं कहीं कुछ ठीक भी कर रहे हैं। ये मैं आपको बताती हूँ, देखें इंडिया में भी व्लॉगिंग होती है, ठीक है। अब और दूसरे ममालिक देख लें जहाँ पे जैसे इंडिया के जितने स्टार्स हैं उनको हटा के अब जो आम बंदे, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइमलाइट में लेकर आते हैं। मगर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी ताकि देखने वालों को समझे, आपको क्यों ये गलत लग रहा है? ये मुझे इसलिए गलत लग रहा है कि ये हमारा फैब्रिक नहीं है सोसाइटी का, ये हम नहीं हैं। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, राइट। आप किस हद तक नीचे गिरोगे एंड में? आप वो जो मैंने अभी टॉयलेट वाली आपको बताई है, एंड में आप क्या कुछ दिखाओगे यार। एंड दिस इज व्हाट इज लीडिंग, बिकॉज देखो पैसे में बुराई नहीं है। अगर पैसा बुरा होता तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जब फौत हुए हैं 950 किलो सोने के मालिक थे, ठीक है। तो जब उनके जो अगर आज उनकी जायदाद को ट्रांसफर किया जाए तो $5 ट्रिलियन उनकी आज वर्थ बनती है। सर जैसे आप बात ये कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कंटेंट तो बनता है, बनाए मगर अच्छा कंटेंट बनाए, मगर आपको ये लगता है कि ये कंटेंट नहीं अच्छा, ये जो बनाया जा रहा है। बिकॉज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। इनके पास अगर अल्लाह ने इनको ये फॉलोइंग दे दी है, इनको ये मिल गई है, तो ये लोगों के दिलों को चेंज कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली हिप्नोटाइज्ड। व्हाट स्टॉप्स देम
फ्रॉम मेकिंग समथिंग विच इज़ वैल्यूएबल। अच्छा, बड़ा डिस्टर्बिंग भी है। अब रजब भट्ट कहता है कि मैं अपनी जो फैमिली ब्लॉगिंग से जो कमाता हूँ उसका एक बहुत टिकटॉक का उसका एक जो पूरा का पूरा जो टिकटॉक का हिस्सा जो इनकम उसको आ रही है वो सारी की सारी डोनेट कर देता है। अब ये वाला मुझे पॉइंट बड़ा अच्छा लगता है कि रजब कितना अच्छा काम कर रहा है ये, ठीक है, कि very वो good। आगे से जो है डोनेट कर देता नहीं, है। लेकिन बहुत कितने अच्छा, लोगों मैं की- भी ये काम करता हूँ। कल से मैं डाके डालता हूँ, बैंक से लूटता हूँ, रॉबिनहुड बन जाता हूँ, बैंक से लूटता हूँ। रॉबिनहुड क्या था? हाँ, ठीक है, रॉबिनहुड पांडे, पांडे, ठीक है, हाँ। वो बैंक से लूटता था और अमीरों से लूटता था, गरीबों को देता था। ऐसे ही है, हाँ। क्या ये जायज़ है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेलसी के वजह से लोग इनके खिलाफ बोल रहे होते हैं? देखो, या जेलसी इनके किस चीज़ कंटेंट में की? कोई मसला है? जेलसी किस चीज़ की फिजा? क्या मैं आपका पैसा ले सकता हूँ? क्या आपका नसीब मुझे मिल सकता है? नहीं। ठीक है, तो जेलसी तो तब हो ना मुझे, जब मुझे ये हो कि यार मैंने ये फिजा ने जो ये स्वेटर पहना हुआ है ना, ये अल्लाह इसको ना देना, मुझे दे दे सिर्फ। ठीक भाई, जब आपका पैसा मुझे नहीं मिल सकता, आपका नसीब मुझे नहीं मिल सकता, आप मेरे घर में घुस के मेरे बच्चे को खराब कर रहे हो। मेरा बच्चा छोटा रजब भट्ट की वीडियो देखने लग ये गया, आपका गुस्सा है? ऑफ कोर्स, ठीक है। अब वो देख रहा है तो वो क्या देखेगा? वो ये देख, मुझे आगे यही कहेगा ना। अच्छा सर, तो आप उनके मुकाबले में आपको नहीं लगता कि हमें अच्छा कंटेंट बनाना चाहिए, उनसे बातें करने के बजाय हम उनसे अच्छा कोई कंटेंट बना के दिखाएं? वेरी हम गुड, ये नहीं कर फिजा हम बना रहे हैं ना। हाँ, मेरे आज तक अपने चैनल का इश्तिहार नहीं लगाया, मैंने आज तक अपना फेसबुक पे कभी मेरा आप ऐड नहीं देखोगी, ठीक है। मेरे व्यूज कितने होते हैं? 100, 200, 400, 500, क्योंकि मेरे लोग ये चीज देखना भी नहीं चाहते, वो देखना ही वो चाहते हैं। आपकी वीडियो कितनी वायरल हो जाएगी तो सर मैक्सिमम? फिर ये हमारा कसूर है क्या कि हम अच्छा कंटेंट नहीं बना रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो अच्छा कंटेंट नहीं बना रहे? वो अच्छा कंटेंट, लोगों ने भी अच्छे कंटेंट को कहते हैं यार हम बोर हो गए, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन रीडिफाइन करने की जरूरत है। ये जो व्लॉगर्स कर रहे हैं, इन्होंने वो पल्स पकड़ ली है, वो नब्ज पकड़ ली है कि इस, अब आप खुद बताओ मुझे कि एक फिल्म में कौन सा सॉन्ग सबसे ज्यादा हिट होता है? रोमांटिक सॉन्ग जी नहीं, है। आइटम नंबर। अच्छा, सबसे ज्यादा पैसे मलाइका अरोड़ा आइटम नंबर के लेती है, नहीं लगे लेती? होते हैं। जी जी जी, राइट? जी, हाँ। तो आप मुझे एक बताओ कि पूरी फिल्म में मुझे याद है जब हम स्टूडेंट थे ना, हमारे साथ एक लड़का था, उस जमाने में मैडम बावरी नाम की एक फिल्म आई थी, हाँ, ठीक है। हाँ। उस नीली की वो एक गाना था, उस बंदे ने 18 दिन लगातार 3-3 शो उस फिल्म के देखे। वो गाना आता था, वो गाने के साथ ऊपर जाके डांस करता था और वो निकल जाता था। नो, अब हम क्या सिखा रहे हैं? ठीक है, समझ गई मैं सर, आपकी बात को मैं आगे भी बढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, आगे बात ये कहूँगी कि कुछ लोग ये कहते हैं, जो फैमिली ब्लॉगर्स हैं इनके लिए, कि कुछ लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, कुछ लोग बुरा कंटेंट बना रहे हैं। जिनको एतराज़ है उनको सिर्फ ये मैसेज ये है कि अगर किसी के आपको कंटेंट से बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि ये साला बिल्कुल बर्बाद कर रहा है हमारे माशरे को, गंदा कंटेंट दिखा रहा है, ये पर्सनल फैमिली ब्लॉगिंग करके अपनी बीवी और फैमिली और एक एक घर का, तो उनको गाली नहीं निकालनी, उनके साथ मुकाबला करें। आप ऐसा कंटेंट बनाएं, ऐसा अच्छा क्लास कंटेंट बनाएं कि आप भी वायरल हो, आप हर घर में देखे जाएं, पसंद किए जाएं, हर घर के दिल की धड़कन हो, हिस्सा बने। मगर ज़बान से नहीं खेलना आपने, अच्छा कंटेंट बना के जवाब देना है। अगर वो फैमिली दिखा रही है अपनी, तो आप उनकी फैमिली को गंदी गालियां निकाल के तो अपने आप को भी जो है ना ख्वार और बर्बाद ना करें। आप उनसे अच्छा कंटेंट बनाएं और पूरी दुनिया में अच्छे तरीके से अपने माशरे का, अच्छे माशरे का हिस्सा बने, ताकि आपके भी आने वाले जितने बच्चे हैं और जो माशरे के बच्चे हैं वो उस कंटेंट को देख के अच्छाई की तरफ आएँ। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नवीद मलिक साहब हैं, हेड ऑफ ट्रैवल 92, हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। आपको पता है बड़ी धूम मची हुई है, हर जगह से सुनने को मिल रहा होता है, अच्छी बात नहीं है, बड़ी बेइज्जती फील हो रही होती है। सऊदीया और जो दुबई है उधर वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ, और लोगों को वहाँ पर जाने नहीं दे रहे। अब बहुत सी वजूहात हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये नवीद साहब को हमने आज इसलिए मधु किया है कि क्यों सऊदीया और ये जो दुबई के वीज़े रिजेक्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई जो है, आपको पता है, ऐसा हब है जहाँ पे हर बंदा जाना चाहता है, दुनिया ट्रैवल करना चाहती है दुबई में। और दुबई वाहिद एक ऐसा कंट्री है जो सारी दुनिया सबसे ज़्यादा टूरिज्म दुबई में है। हमारे तो वैसी बाजू में है। और बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब आप देखें कि ये मामला स्टार्ट हुआ है 23 में, एंड ऑफ 23 में वीज़ाज बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा जाना शुरू हुए हैं वहाँ पर। मगर उसके बाद कुछ काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो वापस नहीं आए उसमें, वो वीज़ा एक्सटेंड करवाते रहे अपने।
और इसमें और भी वजूहात हैं काफ़ी सारी वीज़ा रिफ्यूज़ल में कि आपके इसमें इश्यूज़ ये आते हैं जब वो लोग वापस नहीं आए, उनमें कुछ ऐसी कैटेगरीज के लोग हैं जो मांगने चले जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं वहाँ पे जाके, उनकी वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ल स्टार्ट हुई। देन उसके बाद जो डिले हो रहे हैं वहाँ पे आए नहीं हैं वापस, उन्होंने इनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम भी मुतारफ़ करवाई यूएई ने कि ये लोग वापस चले जाए, इन्हें विदाउट एनी फाइन और जुर्माने के इन्हें वापस भेज दिया जाएगा। मगर ये फिर भी लोग नहीं वापस आए। इनके साथ फिर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी आना शुरू हो गए, कुछ लोग यहाँ से वो मूव करना शुरू हो गए और वहाँ जाके उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया करना। अब उनका कहना ये कि हमारे पास यहाँ पर 100 किस्म के जो नेशंस हैं वो रहती हैं यहाँ पर, तो उसमें एक या दो लोग अगर एहतजाज करना शुरू कर देंगे निकल के, तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो देखा है सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ जाके वीडियोस बनाते हैं बीचेस पे, वहाँ पे गोरियाँ भी नहा रही होती हैं, कॉस्ट्यूम्स पहना होता है, थोड़ी सी डिफरेंट उनकी ड्रेसिंग होती है। अब ये अच्छी बात तो नहीं है कि ये देखो इधर आओ पाकिस्तानियों, इधर देखो यहाँ पे गोरियाँ हैं, ये जन्नत है। व्हाट इज दिस? बदनाम करते हैं, बदनाम करते हैं। ये काफ़ी मल्टीपल रीजंस हैं, यही वजूहात हैं जिसकी वजह से वीज़ा में सख्ती की गई है। मगर अभी आप ये देखें कि सफ़र कौन कर रहा है? बंदा जो जेन्युइन ट्रैवलर है, कोई बिज़नेस मीटिंग में जा रहा है, वहाँ पर कोई विज़िट के लिए फैमिली के साथ जाना चाह रहा है, वो उनको इशूज़ ये उनके लिए क्रिएट हुए हैं चंद लोगों की वजह से। और अभी यूएई ने इतनी सख्ती कर दी है कि अब आप पहले कुछ 3 से 4 माह पहले तक एक एज लिमिट दे दी थी उन्होंने कि 45 प्लस पे आपको वीज़ा इशू हो जाएगा, कम उम्र में जो है, अब वो भी उन्होंने इस वक्त कैंसिल कर दिया है। किस एज के बाद जो है वीज़ा? अभी किसी एज पे नहीं है, अभी आप 50 वाला भी करे, 60 वाला भी करे, उसको वीज़ा रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी, फैमिली भी। अच्छा, अभी अगर अकेले बंदा जा रहा है तो नवीद साहब? अकेला तो बिल्कुल ही नहीं ना वीज़ा, 99% उसकी रिफ्यूज़ल आ रही है। ओके 99%। फैमिली के साथ 70% 80% चांसेस हैं कि वीज़ा आपको इशू हो जाता है। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ ना कुछ नई स्कीम्स वो मुतारफ़ करवाते रहते हैं। अभी उन्होंने ये भी कहा है कि आपके जो फैमिली ब्लड रिलेशन जो है यहाँ पे, जिसके पास एमिरेट्स आईडी है, वहाँ पर रेजिडेंस कार्ड है, जो ब्लड रिलेशन जो है वो अपने वाइफ को, अपने बेटे को, बेटी को, फादर को, मदर को वो इनवाइट कर सकते हैं। उनको वहाँ से खुद वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उनको वीज़ा इशू हो जाएगा। मगर जो टूरिस्ट हैं, यहाँ से जाने वाले हैं, जिनका वहाँ पे ऐसा ब्लड रिलेशन वाला मामला नहीं है, उनको बहुत बड़ा इशू है उनके लिए। बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो कॉन्फ्रेंस पे वहाँ जाते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वहाँ जाते हैं, उनको वीज़ा जब इशू नहीं होता तो आप सोचें कि कितना बड़ा लॉस है। और जो वर्क के लिए जा रहे हैं वो? अच्छा, वर्क के लिए बहुत सख्ती कर दी है उन्होंने। वर्क पहले तो हर किसी को इजीली वर्क परमिट मिल जाता था वहाँ पे, अब उन्होंने कर दिया कि जी अब आपको वर्क परमिट भी, अभी तो फिलहाल इशू नहीं हो रहे, अभी बंद हैं, मगर अगर जिस कंपनी से कुछ फ्री जोन्स एरियाज ऐसे हैं जहाँ से इशू हो रहे हैं वीज़ाज़, मगर उनके लिए भी आपको यहाँ से अपनी डिग्री टेस्ट करवानी होगी मोफा से, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर से। आपने डिग्री टेस्ट करवानी है। वो पहले था कि डिग्री भी आपकी जाली टेस्टेशन लोग करवा के ना तो जमा करवा रहे थे, अभी वो भी नहीं है। अभी काफ़ी सख्ती कर दिया। पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ भी वहाँ पे जैसे कि हमने कुछ अरसा पहले रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लाइंस लगी हुई हैं लोगों की जिन्होंने बुलाना है पाकिस्तान से अपने वर्कर्स को, कुछ ऐसे लोगों को जो स्किल्स वर्कर्स हैं, इवन कि उनको भी नहीं आ रहा। अच्छा, अभी ये है कि अब भी डिमांड जो है ना वहाँ पर आईटी की तो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है यूएई में। आईटी की डिमांड है, मेडिकल की है, इंजीनियर्स हैं, इनके लिए भी इश्यूज़ आ रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान का जो उन्होंने इमेज ख़राब किया लोगों ने, इसकी वजह से। ये जो टिकटॉकर्स हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे, जो इस तरह की व्लॉगिंग करते हैं, इस तरह की वीडियोस बना के जो अपलोड कर रहे होते हैं? एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई इसकी भी कोई स्ट्राइक, इस पर कोई कोई रोक ठोक नहीं है, कुछ भी कोई अब बोलने वाला नहीं है। कैसे लोगों की वीडियोस के चक्कर में अपने व्यूज़ के लिए ना वो कुछ भी नेगेटिव बोल देते हैं। ऐसे ही है, कुछ भी नेगेटिव। और बाहर पूरी दुनिया में इस पे सख्त ममानत है, सख्त पाबंदी है सोशल मीडिया अच्छा, पे। और वो ये भी मैंने सुना कि सऊदीया और दुबई में जितने भी जो पाकिस्तानी रहते हैं, जो जाते हैं वीज़ा लेके, उधर जितने भी ट्रैफिक के हादसात होते हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे पाकिस्तान है। सारे पाकिस्तानी जो वहाँ जाते हैं तो जो हादसात हैं उनमें उनका रेट सबसे ज़्यादा इन्हीं का है। निस्वार लगा के वो गाड़ी चला रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, हौला हाथ क्यों नहीं रखते गाड़ी पे? मतलब क्या इतनी टेंशन वाली बात है भाई? टेंशन वाली बात है। देखिए ना, निस्वार खा के गाड़ी चलाते हैं। निस्वार खा के देखें, अल्टीमेटली फिर वही वाली बात है कि ये प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ ना, ये यकदम नहीं हुआ, इसको टाइम लगा आते आते। ये 1.5 से 2 सालों ने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है इनको। ऐसे ही। और नवीद साहब, गुस्सा भी बड़ा है पाकिस्तानियों में, मैंने देखा है कि जहाँ जाते हैं वहाँ पे तेरी ये चीज।
और वो गौला किसी के कानून को फॉलो करते हुए उनको बड़ी तकलीफ होती है। थैंक यू सो मच नवीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी शर्म की बात है कि हम लोग जो है बीइंग अ पाकिस्तानी, हम दूसरे ममालिक में जाते हैं और उनका जो भी कल्चर है उसको हम इस तरीके से अपने सोशल मीडिया पे या लोगों को या फिर अपने दोस्तों को गोरियों की पिक्चर और वीडियो बीचेस पे जाके जो है ना शेयर कर रहे होते हैं। वी शुडंट डू दिस यार, खुदा का खौफ करें। हम लोग इस तरह की चीज़ें करने लग गए, हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने लग गए और हम इन चीज़ों में खुशी हासिल करने लग गए। यार कौन लोग हैं हम? समझ तो खुद ही आ रही है आपको कौन है हम। कल मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।